नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प लेख पर चर्चा करने वाले हैं। भारत को सदियों से सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इतनी अथाह संपत्ति आखिर आई कहां से। इस लेख में उन प्राचीन आर्थिक और सामाजिक मॉडलों का गहराई से विश्लेषण किया गया है जिन्होंने इस बेमिसाल समृद्धि की नींव रखी। तो चलिए सीधे विषय में गोता लगाते हैं। बात शुरू करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान कर देता है। मशहूर इतिहासकार एंगस मैडिसन के मुताबिक साल 1700 तक आते आते पूरी दुनिया की कुल जीडीपी में अकेले इस देश की हिस्सेदारी 24% थी। जरा सोचिए, दुनिया भर की कुल कमाई का लगभग एक चौथाई हिस्सा। ये आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि उस वक्त ये दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों था। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम सोने की चिड़िया का असली मतलब समझेंगे, प्राचीन तकनीक और चिकित्सा को देखेंगे, अपार संपत्ति और मंदिरों की बात करेंगे, सनातन बनाम पूंजीवादी मॉडल पर चर्चा करेंगे और आखिर में शिक्षा और न्याय व्यवस्था पर नजर डालेंगे। पहला भाग, सोने की चिड़िया का अर्थ। अब ये सोचना लाजमी है कि जब इस इलाके में सोने की कोई बहुत बड़ी खदानें नहीं थीं, तो फिर इसे ये नाम कैसे मिला? इस लेख के अनुसार इसका सीधा सा जवाब है मैन्युफैक्चरिंग, यानी विनिर्माण। यहाँ एक बड़ा ही रोचक तुलनात्मक आंकड़ा दिया गया है। 1700 ईस्वी में जहां भारत की वैश्विक जीडीपी हिस्सेदारी 24% थी, वहीं इंग्लैंड सिर्फ 2.9% पर था। लेखक इस बेजोड़ सफलता का पूरा क्रेडिट यहां के बेहद उन्नत मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है प्राचीन तकनीक और चिकित्सा की दुनिया। यहां लेखक ने एक अनजान यूरोपीय राजा के एक दिलचस्प कोट का जिक्र किया है। वो राजा उस वक्त आयात होने वाले कपड़ों, मसालों और ख़ास तौर पर बेहतरीन क्वालिटी की तलवारों को देखकर पूरी तरह दंग था। उनका मानना था कि उनके कपड़े, खाना और यहाँ तक कि युद्ध में चलने वाली तलवारें भी भारतीय इस्पात यानी स्टील की बनी हैं। ये उस समय के ग्लोबल ट्रेड में दबदबे का एक बड़ा सबूत है। और जब हम इस उन्नत स्टील मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की बात करते हैं, तो इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली का मशहूर लोह स्तंभ। इस लेख में बताया गया है कि यह स्तंभ हजारों साल बाद आज भी बिना किसी जंग के बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। मतलब ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी ठीक से समझ या दोहरा नहीं पाई है। मैन्युफैक्चरिंग में महारत का एक और गजब का उदाहरण कपड़ों की दुनिया से मिलता है, खासकर ढाका की मलमल। स्रोत का दावा है कि यह कपड़ा इतनी बारीकी से बुना जाता था कि पूरा का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी के अंदर से आर पार निकाला जा सकता था। सोचने वाली बात है कि आज की बेहतरीन आधुनिक मिलें भी शायद ही इस स्तर का कपड़ा बना सकें। इंजीनियरिंग से हटकर अगर मेडिकल फील्ड को देखें, तो लेखक के दावे और भी चौंकाने वाले हैं। लेख में साफ तौर पर बताया गया है कि आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की नींव महर्षि सुश्रुत ने रखी थी, जो उनके सर्जिकल एडवांसमेंट्स को दिखाता है। और इतना ही नहीं, सर्जरी से पहले दर्द कम करने या सुन करने की तकनीक, जिसे आज हम एनेस्थीसिया कहते हैं, उसका विकास महर्षि चरक ने किया था। ये प्राचीन चिकित्सा विज्ञान की वो उपलब्धियां हैं जिन्हें आज दुनिया भर में माना जाता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, अपार संपत्ति और मंदिर। देखते हैं कि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल तरक्की आखिर उस समय की संपत्ति में कैसे तब्दील हुई। इस लेख में एक बहुत ही हैरान करने वाली आर्थिक तुलना की गई है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों में से एक वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च की कुल संपत्ति का अनुमान करीब $20 बिलियन लगाया गया है। लेकिन जरा रुकिए, इसके मुकाबले भारत के सिर्फ एक मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति का मूल्यांकन $770 बिलियन बताया गया है। ये दोनों के बीच के एक विशाल अंतर को दिखाता है। अब स्रोत का ये तर्क है कि मंदिरों की ये अथाह संपत्ति किसी एक राजा का खजाना नहीं है, बल्कि यह हजारों सालों से वहां के आम लोगों द्वारा दिए गए अपनी मर्जी के दान को दर्शाती है। लेख के अनुसार इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस दौर में आम जनता भी कितनी ज्यादा समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत रही होगी। हमारा चौथा भाग है सनातन बनाम पूंजीवादी मॉडल। आइए समझते हैं कि लेखक किस आर्थिक सिद्धांत को इस लंबी समृद्धि का श्रेय देते हैं। यहाँ लेखक सनातन वैदिक मॉडल और आज के पूंजीवादी मॉडल के बीच एक बड़ा ही तीखा अंतर बताते हैं। सनातन मॉडल को परिवार केंद्रित, विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड और मुफ्त संसाधनों वाला बताया गया है, जबकि इसके बिल्कुल उलट पूंजीवादी मॉडल को मुनाफे के पीछे भागने वाला, केंद्रीकृत और परिवारों को तोड़ने वाला बताया गया है।
इसी आलोचना को थोड़ा और गहराई से समझाते हुए स्रोत का ये भी दावा है कि आधुनिक पूंजीवाद एक तरह से जानबूझकर पारिवारिक ढांचे को तोड़ता है। इसका मकसद लोगों को कमर्शियल सर्विस या एप्स पर पूरी तरह निर्भर करना है। इसके साथ ही लेख में आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों को भी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का एक बड़ा कारण माना गया है। अब आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, शिक्षा और न्याय व्यवस्था। देखते हैं कि लेखक के अनुसार ये दोनों मॉडल समाज के इन बुनियादी ढांचों को कैसे चलाते हैं। इस लेख का दावा है कि प्राचीन सनातन व्यवस्था में समाज के हर वर्ग के लिए शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त और सबके लिए उपलब्ध थी। लेखक कहते हैं कि इसी गुरुकुल प्रणाली की वजह से साक्षरता दर लगभग 100% थी और इसी खुले माहौल ने आर्यभट्ट और महर्षि पाणिनि जैसे महान वैज्ञानिकों और विद्वानों को जन्म दिया। बिल्कुल ऐसा ही दावा न्याय के मामले में भी किया गया है। लेखक के अनुसार प्राचीन न्याय प्रणाली बहुत ही तेज, मुफ्त और हर किसी की पहुंच में थी। दूसरी तरफ आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम को काफ़ी महंगा और आम लोगों की पहुंच से दूर बताया गया है, जो लेख के मुताबिक ज़्यादातर सिर्फ अमीरों के ही काम आता है। इस चर्चा को समेटते हुए लेखक पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक एलोपैथी के बीच की वर्तमान स्थिति का उदाहरण देते हैं। वे इसे महज 2 मेडिकल तरीकों की लड़ाई नहीं मानते, बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक और आर्थिक मॉडलों की जंग के रूप में पेश करते हैं। हेल्थ केयर बजट के इन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथी को कुल बजट का 98% हिस्सा मिलता है। लेकिन स्रोत का यह भी दावा है कि इतने भारी भरकम आर्थिक सपोर्ट के बाद भी पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुर्वेद आज इसके दबदबे को बहुत ही कामयाबी से चुनौती दे रहा है। और बस यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। लेखक के तर्कों के आधार पर यह सोचने वाली बात है कि अगर पारंपरिक चिकित्सा आज के इतने शक्तिशाली मॉडर्न सिस्टम को कड़ी टक्कर दे सकती है, तो क्या प्राचीन आर्थिक और सामाजिक मॉडल भी कभी वापस लौट सकते हैं? क्या वो सच में आधुनिक पूंजीवाद को पीछे छोड़कर दुनिया के भविष्य को एक नया रूप दे पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।